गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ क्लास 4 लेकर कंप्लीट लुसेंट जीके का इतिहास को लेकर। और हम लोगों ने पिछले 3 क्लास में बहुत सारे चीजें देख चुका था और आज चौथा दिन है और चौथा दिन हम लोग करने वाले हैं। हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारा शुरू होगा मगध साम्राज्य के उदय से, फिर सिकंदर के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य और उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य, भारत में यवनों का राज्य, शकों के बारे में, कुषाणों के बारे में और संगम युग के बारे में। तो इतने सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं और ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट लुसेंट जीके को ही लेकर मैंने बनाया है और उसमें टेस्ट के रूप में है। इसमें आप देखेंगे उसको तो नोट्स के रूप में मिलेगा, यही बस डिफरेंस है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्लास 4 और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सबसे पहले मगध का उत्कर्ष। तो मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्रमवार देखेंगे कि मगध में किसका किसका शासन रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मगध में। तो मगध में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आया बृहद्रथ वंश और इसमें हम लोग देखें तो ये सबसे प्राचीन वंश है और इसके संस्थापक थे बृहद्रथ और इसके नाम से ही इसका था वंश का। और इसकी राजधानी हम लोग देखें तो गिरिव्रज था, जिसको आगे क्या नाम हो गया ये राजगिरी। और इसके प्रसिद्ध शासक हुए आगे चलकर जरासंध, जो बृहद्रथ का पुत्र था। तो ये प्रमुख रूप से बृहद्रथ जो प्रथम वंश था उसके बारे में था। इसके बाद दूसरा जो वंश होता है वो हुआ हर्यक वंश और हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो हुए बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया। मतलब मगध पर गद्दी पर बैठा ये और ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये डेट है और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसको हम लोग देखें तो प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, मतलब राजपाट पर बल दिया था। और इन्होंने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को भी मगध में मिला लिया था, मतलब इसका विस्तार किया था मगध साम्राज्य को। और राजगिरी को राजधानी बनाकर उसका भी इन्होंने निर्माण किया, वही बताया जो गिरिव्रज था वो आगे जाकर राजगिरी बना और उसको भी उन्नत करवाया। और इनका शासनकाल देखें तो लगभग 52 वर्ष का था। और जीवक को बुद्धि और अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में भेजा था। जीवक क्या था इसका, बुद्ध की और अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में जीवक क्या था, वैद्य था। तो गिरी जो बिंबिसार है उसके राजवैद्य का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर में आ जाता है कि बिंबिसार के राजवैद्य मतलब किसने, मतलब अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में भेजा और बुद्ध जब बीमार पड़े तो उनकी भी सेवा में भेजा था। तो वैद्य कौन थे, उनके राजवैद्य थे जीवक। तो ये आपको पता रहना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, अपना जो साम्राज्य है वो राजनीतिक विवाह किया इन्होंने। जैसे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी किया और वहां भी इसको विस्तार किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी किया। ये मध्य प्रदेश मतलब पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने विवाह किया और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 52 वर्षों के शासन के बाद इसका ही पुत्र उसे क्या कर दिया, कैद कर लिया और अंत में उसको मृत्यु दंड देकर, मतलब उसका हत्या करके खुद ये उसका पुत्र अजातशत्रु ये राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा, तो 493 ईसा पूर्व में, जबकि वो कितने पर बैठा था, 544 ईसा पूर्व में बैठा था। तो 44 साल ये और मतलब लगभग 7 साल, तो 51 साल के 51-52 साल इसका शासन था। और इसका उपनाम भी पूछा जाता है कई बार, तो अजातशत्रु का उपनाम क्या है, पुरिक। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम ये हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं तो इसको पितृहंता वंश बोला जाता है। पितृहंता मतलब इसका मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, इसमें अपने पिता की हत्या कर करके ये लोग प्रायः मतलब राज किए थे, तो इसीलिए इसको पितृहत्या वंश बोलते हैं। और इसका वही नाम था पुरी। और ये प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका शासन लगभग 32 वर्ष रहा। और इसका सबसे योग्य जो मंत्री है वर्षकार या वस्त्रकार कहलाया और वैशाली पर विजय पाकर वर्षकार की सहायता से मतलब ये विजय प्राप्त किया था और मगध को इसने मिला लिया। और लिच्छवियों के विरुद्ध प्रथम बार गुप्त हथियारों का प्रयोग इन्होंने ही किया था। और जैसे आधुनिक टैंक जैसे ये कई प्रकार के हथियार थे उनका इन्होंने प्रयोग किया था। और इनके बाद फिर जैसे इसका जो पुत्र हुआ ये हुआ, कौन हुआ, उदयन। ये कब बैठे, 461 ईसा पूर्व में। और इन्होंने भी क्या किया कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा और इन्होंने ही इसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके आ जाता है पेपर वगैरह में कभी, तो थोड़ा सा ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो हर्यक वंश के उदयन ने, उदयन ऐसे करके उदयन बोलते हैं सिंपल रूप में इसको। और ये भी किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। और हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ उदयन का पुत्र, जिसका नाम क्या था, नागदशक। और ये भी क्या है, अंतिम राजा हुआ। तो इसमें सभी का यही था कि अपने जो पिता का वध करके ही ये लोग राजा बनते थे, या हो सकता है जब योग्य हो जाते रहे होंगे और उनके पिताजी कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, तो उनकी हत्या करके ये बनते थे, इसलिए इनको पितृहंता वंश बोला जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे नागदशक राजा बना
तो इसका जो अमात्य है, अमात्य मतलब जो मंत्री था, जिसका नाम क्या था, शिशुनाग। तो इसका जो मंत्री था शिशुनाग, उन्होंने क्या किया कि ये नाग दशक की हत्या कर दिया और किसकी स्थापना किया उन्होंने, शिशुनाग वंश का। तो इसके बाद हर्यक वंश के बाद क्या आया, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग का इसका संस्थापक शिशुनाग था। और इन्होंने कब किया, 412 ईसा पूर्व में। और राजधानी कहाँ से, जो पाटलिपुत्र था उसको कहाँ ले गए, ये वैशाली। मतलब पहले पाटलिपुत्र था उनकी राजधानी, अब ये वैशाली ले गए। और इसके बाद इसका जो पुत्र हुआ, मतलब शिशुनाग का जो पुत्र हुआ या उत्तराधिकारी हुआ, वो हुआ कालाशोक। और कालाशोक पुनः जो वैशाली ले गए थे उसके पिता राजधानी, उसको फिर से कहाँ पर ले गए, पाटलिपुत्र ले गए। और आपको ध्यान रखना है कालाशोक के ही शासनकाल में क्या हुआ था, बौद्ध संगति हुआ था। कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कालाशोक जो दूसरी बौद्ध संगति है कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, है ना। वैशाली में जो सभा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये इसी के शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के। और इसके अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम जो राजा है या शासक है वो हुआ नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन के बाद इनका अगला जो वंश होता है इसमें, यहाँ पर देखिए मगध में, तो वो होता है नंद वंश। और नंद वंश का काल सबसे छोटा माना जाता है कि बहुत छोटा रहा। इसकी स्थापना महापद्म नंद ने किया था, नंद वंश का संस्थापक। और इसका जो अंतिम शासक है वो घनानंद था। और घनानंद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, घनानंद को इन्होंने हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज हमको ध्यान रखना है कि घनानंद को किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान तो दूसरा है कि घनानंद को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से हराया था और फिर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या वंश आया, बृहद्रथ वंश, है ना। इसके बाद कौन सा वंश आया, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के बाद कौन सा आया, शिशुनाग वंश। और इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया था, आपको ध्यान रखना है क्या, नंद वंश। तो ये आपको पेपर में आपसे आता है कि निम्न वंशों को इनके कालक्रम के अनुसार जमवाइए। तो बृहद्रथ वंश सबसे पहले, फिर उसके बाद हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद फिर नंद वंश। और नंद वंश के बाद फिर आएगा मौर्य वंश, क्योंकि नंद वंश को ही पराजित करके कौन बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य बना था। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा इसी के समय को और देख लेते हैं, सिकंदर महान के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सिकंदर का। तो ये सिकंदर के समकालीन था। और इन्होंने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में घनानंद को पराजित किया था ना। ये अभी थोड़ा सा घनानंद के बारे में। इसकी समाप्ति के बाद किसकी स्थापना हुआ, मौर्य वंश का, वही जो बताया। तो आपको वंश का ध्यान रखना है, बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। दोस्तों ये बिल्कुल आप देखेंगे कि A to Z आप पुस्तक रख के मिला लीजिए, आपको बिल्कुल जैसे क्रम वाइज आपकी लुसेंट बुक में दिया है, मैं वही चीजें ही लिया हूँ, केवल उसके 60 फॉर्म में, उसमें जो डिटेल्स है उसमें का सभी सार चीज, जो सभी मेन चीज है वो टेस्ट फॉर्म में है, ये नोट्स फॉर्म में है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आगे और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 वंश हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का हम लोग देखें तो इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और इसके पिता का नाम फिलिप था, और ये फिलिप द्वितीय था वास्तव में। और ये इसका शासन देखे तो ये मकदूनिया का शासक था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में ये मकदूनिया का शासक बना था। लेकिन फिलिप की क्या हो जाती है, 329 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया जाता है। और सिकंदर क्या है, अरस्तु का शिष्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरस्तु किसका शिष्य था, तो सुकरात का शिष्य था। ऐसे करके तो ये हम लोग उसमें पढ़ते हैं, मतलब इसमें पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं आ गया कि गुरु वगैरह पूछा गया, तब आपको ध्यान रखना है। फिर सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब किया था, 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। ये भारत में जब आया था तो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। और इन्होंने पंजाब के शासक पोरस से युद्ध किया था, सेल्यूकस निकेटर ने। और जिसे किस नाम से जाना जाता है, जो पोरस से युद्ध हुआ उसको हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में, BC बोलते हैं इसको, है ना, बिफोर सेंचुरी में हुआ था। तो ये हमको पता रहना। ये कहाँ पर हुआ था, तो वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं इसको, हाइडे स्पीच का युद्ध भी वितस्ता का युद्ध भी। और ये वितस्ता किसको बोला जाता था पहले, झेलम नदी को। तो उसी का युद्ध है। तो ये हमको याद रखना है कि, और उसके पोरस की लड़ाई से ये खुश होकर, मतलब उसकी शक्ति को देखकर सिकंदर ने क्या किया था, आश्चर्य व्यक्त किया था। फिर क्या किया, जैसे इन्होंने पश्चिमी घाट पर पहुंचकर उसे, मतलब ये जो है सेना, ये ब्यास नदी को पार करके आया, ये सिकंदर की सेना ब्यास नदी को। फिर यूनानी शासक हाइफासिस के पश्चिम तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकी सेना ने इनकार कर दिया। मतलब सेनापति का नाम था इनका, और इन्होंने ये इनकार किया। और इसी समय क्या, 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से भारत से वो लौटा, मतलब स्थल मार्ग होते हुए। तो 327 ईसा पूर्व में बेबीलोन में क्या हो गए, 35 वर्ष की आयु में, केवल देखो, मतलब उतना ज्यादा कोई आयु नहीं था, फिर भी वो इतने ही साल में
आज की डेट में अपना नाम कमा लिया, इतने हजारों वर्षों तक उसका नाम चल रहा है। तो ऐसा महान था। और सिकंदर का जो जल सेनापति है वो निर्याकस था। तो मतलब इसके सेनापति को भी हमको ध्यान रखना है कि एक सेनापति क्या था, सेल्यूकस, सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर था, और दूसरा क्या था, निर्याकस। ये क्या था, जल सेनापति, और ये क्या था, थल सेनापति। दो, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था। तो सिकंदर का घोड़ा का नाम था, क्या था, बहुकेफला। तो इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर क्या है, बहुकेफला नामक नगर बसाया गया था। तो ये चीज क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला साम्राज्य है वो मेन हमारा मौर्य साम्राज्य है। तो सिकंदर के बारे में इतनी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य आते हैं। तो मौर्य साम्राज्य बताया, जैसे मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, नंदवंशी अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। और किसके सहयोग से पराजित किया, तो चाणक्य, ये व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही एक साधारण से बालक को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को। कोई वो राजकुमार नहीं था, फिर भी उसको ऐसा पारंगत किया, शिक्षा दीक्षा उसका दिया सभी चीजों में। और उन्होंने क्या किया, एक शक्तिशाली शासक को हराया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए हम थोड़ा सा सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इन्होंने ही क्या किया था, नारद बोलता हूँ, किसका, चाणक्य के सहयोग से इसकी स्थापना किया था। कब किया था, तो 345 ईसा पूर्व में तो इनका जन्म हुआ था ना। इसको क्या कहा गया, सेंडोकोट्टस कहा गया है जस्टिन द्वारा इसे। और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का उपयोग किया गया है इनको। और घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये इसके क्या हुए, प्रधानमंत्री। और इन्होंने ही क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। और ये किससे संबंधित है, राजनीति से। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पता चला हम अर्थशास्त्र समझ रहे हैं तो, और ये समझे उसमें कि इस पुस्तक में किसके बारे में होगा, अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थ कैसे आता है, कैसे जाता है, उसका व्यवस्था कैसे करते हैं, ये चीज नहीं है। इसमें प्रशासन के बारे में दिया गया है कि राजनीति वहां का कैसे है, कैसे प्रबंधन करना है, ये सभी चीजों के बारे में। और यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। किसके द्वारा, तो चाणक्य के द्वारा। जैसे इसमें बताया गया स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र को। तो ये सप्तांग बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब सातों चीजों को इतना महत्व दिया गया है। और इन सातों को क्या बोला गया है, सप्तांग। मतलब स्वामी मतलब राजा, अमात्य मंत्री, और जो जनपद है उसको, दुर्ग है उसको, कोष मतलब जो पैसा है वहां का उसको, और दंड और सेना को प्रमुखता से दिया गया है। और मित्रों का इसमें महत्व बताया गया है। मतलब ये सातों चीज एक राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है, इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। यदि सिंहासन की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ, 322 ईसा पूर्व में। और ये मानते थे, ये लोग किसको मानते थे, जैन धर्म को। और इनका अंतिम समय कहाँ मिलता, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सिकंदर का ये सेनापति था। ये भी आपको ध्यान रखना। फिर युद्ध में जो संधि हुआ तो सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से इन्होंने विवाह किया, जिसमें इसको 4 प्रांत मिले, कायूल, गंधार, हेरात और मकरान। ये चारों प्रांत इसको, मतलब सेल्यूकस जीत के गया था एक बार भारत क्षेत्र में। तो उन्होंने ये 4 साम्राज्य, 4 जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ये दिए। मतलब शादी से और से ऐसे करके समझ जाओ, एक हिसाब से आज की डेट के हिसाब से हम बोले तो गिफ्ट का स्वरूप इसको दिया गया। तो इस प्रकार से सेल्यूकस जो निकेटर है वो भी इसके दरबार में रहा था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से फिर क्या है, जैन गुरु, इन्होंने जो मौर्य शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन गुरु भद्रबाहु से ये दीक्षा लिया था। और भद्रबाहु के बारे में जानते हैं हम लोग। भद्रबाहु इस मतलब 2 भाग में जब बटे थे, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो जो भद्रबाहु है वो दिगंबर था और श्वेतांबर कौन था, तो स्थूल बाहु। तो ये दोनों में। और मेगास्थनीज क्या है, सेल्यूकस का राजदूत था। और ये मेगास्थनीज जो है वही क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनके। और इन्होंने फिर क्या किया, इंडिका नामक पुस्तक लिखा, जिसमें मौर्य साम्राज्य का गुप्त जो मौर्य काल का विशेष वर्णन है। और आगे हम लोग देखें पाटलिपुत्र। तो ये क्या है, विशाल प्राचीर है, 570 बुर्ज है और 64 द्वार है और लकड़ी का महल है। ये सब इसी से हमको पता चलता है। और इसका राजधानी भी पाटलिपुत्र था। और राजा के बारे में क्या लिखा है इसमें, तो सुरक्षा में हथियारबंद महिलाएं भी थी, भोजन चक्कर दिया जाता था और 2 दिन एक ही कक्षा में नहीं सोते थे, ये भी लिखा गया है। और साथ में इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध का भी वर्णन है हिस्टियानस के रूप में। और प्लूटार्क के अनुसार इनको क्या दिया गया था, युद्ध में 500 हाथियों का उपहार भी इनको दिया गया था। और इनके मृत्यु के बारे में देखें तो इनका मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में। वही बताया कि अंतिम श्रवण में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक है वहां पर इनका अंतिम समय गुजरा था। और ये उपवास द्वारा अपना
देह त्यागे थे और भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा लिया था जैन धर्म का, ये चीज। इसके बाद क्या हुआ, 298 में फिर इसका जो पुत्र है बिंदुसार वो शासक बना और इसका उपनाम क्या था, अमित्र घात या अमित्र वात या शत्रु विनाशक। तो ये इसका उपनाम था, शत्रु विनाशक या अमित्र घात, और ये धर्म का था तो आजीवक संप्रदाय से ये संबंधित था। जबकि इसके संस्थापक कौन थे, मखली पुत्र गोसाल थे। तो ये इसका प्रमुख रूप से आजीवक संप्रदाय के यही थे मछली पुत्र। और ये मछली जो पुत्र है इन्होंने ही क्या किया था कि इसके अध्यक्षता में एक बौद्ध संगति हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं वायु पुराण में भी इसका वो वर्णन मिलता है। वायु पुराण में इनका नाम क्या बोला गया है, भद्रसार या वारिसा। और डायमेकस है एक सीरिया के शासक थे, एंटियोकस का राजदूत था ये। और जैन ग्रंथ से इसका हमको जानकारी मिलता है इस रूप में। तो जैन ग्रंथ में इसका क्या नाम दिया गया है, सिंहसेन के रूप में इसका वर्णन है। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सिंहसेन के रूप में कहा गया है बिंदुसार को। किसको कहा गया है, तो बिंदुसार को। और तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और इन 2 विद्रोहों को आपको ध्यान रखना है कि 2 विद्रोह हुआ था। एक सुसीम ने इसका ये किया था दमन, और एक का किन्होंने किया था, अशोक ने इनका दमन किया था। तो बिंदुसार इन्हीं को भेजा था दबाने के लिए, है ना, जो विद्रोह हुआ था उनको। तो सुसीम और दूसरा बार इन्होंने किया था अशोक ने। और एक है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस के मदिरा सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग किया था। और इसमें और है कि तारानाथ ने, मतलब ये क्या है, तारानाथ भी एक लेखक है, एक इसका कवि है। उन्होंने बोला है कि बताया है कि ये क्या है, 16 राज्यों का विजेता था। और साथ में क्या है, इसके मंत्री परिषद में 500 सदस्य होते थे। और इसका जो प्रधान होता था मंत्री परिषद का, उसको क्या बोला था, खल्लाटक। ल है ना, खल छा नहीं है, ये खल्लाटक है। तो खल्लाटक बोला जाता था, उसके जो प्रमुख हुआ करते थे उसको। तो इस प्रकार से बिंदुसार का भी शासनकाल बहुत ही ओजस्वी था। तो इसको वही है कि विद्वान तारानाथ जो था, या लेखक या विद्वान बोले, 16 राज्यों का विजेता बोला था। और इसके बारे में एथिनियस ने भी ये चीज दिया था। जबकि इसका मंत्री परिषद 500 सदस्यों का अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री होता था, उसको खल्लाटक बोला जाता था। फिर इसका उत्तराधिकारी हुआ अशोक महान। और अशोक महान के बारे में हम लोग जानते ही हैं। इसका शासनकाल कब से हुआ, 269 ईसा पूर्व में। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी दिव्यावधान था। और इसका राज्यपाल या इसके पूर्व हम लोग देखें तो ये क्या था, तो ये राज्यपाल था ना इसके पूर्व। मतलब जब कौन था शासक, इसके पिता शासक थे बिंदुसार, तो उस समय ये राज्यपाल हुआ करता था उत्तरी प्रांत तक्षशिला का। तो ये उत्तरी प्रांत तक्षशिला अवंती का ये क्या हुआ करता था, अवंती मतलब उज्जैन ना, या उज्जैनी जिसको बोला जाता है, वहां का ये राज्यपाल हुआ करता था। तो ये चीज भी हमको याद रखना है कि कई बार ये पूछा जाता है कि राजा जो सम्राट अशोक है अपने जो राज्याभिषेक है उसके पहले क्या था या कहाँ का शासक था, आपको ये चीज ध्यान रखना है, उज्जैनी का। फिर इसका हम लोग आगे और देखते हैं। तो और कई सारे ये सारे लेखों में हम लोग देखते हैं मास्की, गुजर्रा, नेत्तूर और उदय गौतम में के लेख मिले हैं। तो वहां से किसका वर्णन मिलता है, अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इतिहास में हम लोग यदि देखें अशोक के बारे में या इनके पिता के बारे में या इनके और दादा के बारे में, तो जानकारी कहाँ से मिलता है हमको, अभिलेखों से। तो अभिलेख ही प्राप्त हुआ है जिसके कारण इससे हमको जानकारी मिलता है। इनको हम लोग शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहा लेख, अलग अलग अभिलेखों में इनको विभाजित कर सकते हैं, जिनसे इनको इनका उल्लेख हमको प्राप्त होता है। तो कई सारे ऐसे हैं जिनसे ये चीज प्राप्त होता है। और कई सारे अभिलेख है, जैसे ये अभिलेख है कनगन हल्ली लेख, तो चित्र सहित उल्लेख है। और रानियों अशोक बोला गया, इसमें भ्रावु अभिलेख से मगध के राजा के रूप में उल्लेख है। जैसे हम पुराणों में देखें तो इसका उल्लेख अशोक वर्धन के रूप में कहा गया है पुराण में अशोक को। तो ये चीजें ध्यान रखना है। और देवनाम प्रिय, ये भी इसको कहा गया है, अशोक को कहा गया है। तो ये सभी चीजें हमको ध्यान रखना है। और जब इनका कब हुआ था, अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर सेंचुरी में। तो उसके 8 साल बाद 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, मतलब कलिंग पर आक्रमण किया था और राजधानी तोसली पर, मतलब जो कलिंग की राजधानी है उस पर अपना अधिकार कर लिया था, तोसली पर। कलिंग की राजधानी क्या था, तोसली। तो यहाँ पर हमको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग इनका उल्लेख हम देखें कि इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो उसके उल्लेख 13वें शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है 13वें लेख में ना ये। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय के राजदूत यहाँ थे, जो मतलब कौन राजदूत, डियानीसियस, ये राजदूत था इसका। तो इसके बारे में भी, मतलब इसके दरबार में भेजा गया था ना, इसके दरबार में, अशोक के दरबार में। और इन्होंने जैसे फिर क्या हुआ कि नरसंहार देखा कलिंग में,
तो कलिंग युद्ध के बाद क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा किस से लिया, तो ये भी पूछा जाता है उपगुप्त से। जैसे हम लोग ऊपर में देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, तो वो किससे लिया था, भद्रबाहु से। तो वैसी क्या है कि इन्होंने किससे शिक्षा लिया, तो उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा लिया। तो पहले शैव उपासक थे, उसके बाद इन्होंने क्या लिया कि पहले शैव मतलब शंकर भगवान का उपासक था, फिर इन्होंने बाद में कलिंग विजय के बाद मतलब कलिंग का नरसंहार देके हृदय परिवर्तन हुआ और फिर हुआ। तो यहाँ पर और चीजें हैं कई चीज, जैसे इसमें तीर्थ यात्राओं के बारे में देखें तो अपने शासन के 10वें वर्ष मतलब 8वें वर्ष में जब कलिंग युद्ध हुआ वहां से ये अलग हो गया, फिर ये 10वां वर्ष में बोध गया की यात्रा किया, फिर 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया और 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा किया। तो और यहाँ पर हम लोगों को कई अभिलेख मिलता है, तो वहां से प्राप्त होता है अहरौरा लेख, वहां से। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से भी, तो कहाँ से, यहाँ जहाँ पर गए थे 12वें वर्ष में, तो वहां से भी बौद्ध आस्था के प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो शिलालेख, बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं अशोक के, उससे ये सब चीजों के बारे में प्रमाण मिलता है। और यदि हम इन शिलालेखों से देखें प्रमाण, तो इसमें क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है, मानव और पशु चिकित्सा व्यवस्था के बारे में है, अधिकारियों का पंचवार्षिक दौरा और धार्मिक नियम के बारे में उल्लेख है, और धम घोष के बारे में, धम महामात्र नियुक्ति के बारे में, आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में, और सातारक तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है इसमें जो भी शिलालेख है, और प्रजा हित की नीति के बारे में है, जबकि 11वें में क्या है, धम की व्याख्या किया गया है। तो ऐसे करके मतलब ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बोला गया है, जो भी मतलब शिलालेख प्राप्त हुआ। पहले में पशु की निंदा मतलब पशु बलि की, 11वें में धम की व्याख्या, 12वें में स्त्री महामात्र या विभिन्न उच्च विचारधाराओं का सम्मान, और 13वें में तो आपको यही सवाल आता है कि अब जो अशोक है उसका कलिंग विजय किस अभिलेख में वर्णित है, तो किस अभिलेख में वर्णित है, तो 13वें अभिलेख में इसके हृदय परिवर्तन का और 5 यमन राजाओं का भी उल्लेख है, साथ में कलिंग युद्ध का भी उल्लेख है। और 14वें अभिलेख में क्या है, धार्मिक जीवन हेतु प्रेरणा, मतलब 13 के बाद जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध ग्रंथ अपनाया था, उसके बाद का वर्णन है। तो ये क्या है, अशोक के बारे में प्रमुख बातें हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि और कुछ चीजों के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग बातें हैं 4 गुफाएं बनवाई था बराबर पहाड़ियों में इन्होंने आजीविका हेतु, कर्ज, थोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी इनको नाम दिया गया। पौत्र दशरथ आजीविकों को नागा अर्जुन जो गुफा है वहां के लिए इनका उल्लेख है, मतलब वहीं पर इनको क्या किया जाता था, रहने के लिए उनका निर्माण करवाया था। और जो अशोक के पौत्र है उन्होंने क्या किया था, नागार्जुन को ये गुफा प्रदान किया था, नागार्जुन को भी ये गुफा, और महेंद्र और संघमित्र, और इनको क्या किया है, तो श्रीलंका भेजा गया धर्म प्रचार करने के लिए। दोनों कौन थे, तो सम्राट अशोक के ही पुत्र थे, और ऐसा माना जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण बौद्ध परंपरा के अनुसार कराया गया। प्रशासनिक जानकारी हम लोग देखें तो अशोक ने जो शिलालेख परंपरा की शुरुआत की, तो उसमें लिपि हम लोग देखें तो ब्राह्मी खरोष्ठी मुख्य रूप था, ग्रीक और अरमेक कम ही था। तो 1750 ईस्वी में प्राप्त हुआ शिलालेख की खोज पाग्रेटी हेनियतर ने किया। 1837 में भी पठान सफलता जेम्स प्रिंसेप ने ये प्राप्त की। और 7 स्तंभ लेख, ये 7 स्तंभ लेख किसमें लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। ये 7 कहाँ से मिले, प्रयागराज से, दिल्ली मेरठ से, रामपुरवा से, हौरिया से, तौरिया से और नंदनगढ़ से। जबकि कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी लेख जो है उसको क्या बोला जाता है, रानी का अभिलेख। और सबसे लंबा जो अभिलेख है वो कौन सा है, 7वां, ध्यान रखना है, 7वां अभिलेख, 13वां अभिलेख, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7वां सबसे लंबा और सबसे छोटा का है रुग्मिंदी स्तंभ लेख है। और लुबनी कर जो है वो कितना था, धार्मिक कर मुक्त था, मतलब 1/8 भाग ना। तो गौरा ताम्रपत्र से मौर्य जो काल में है राहत कार्य के बारे में भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में, मतलब अशोक के काल का वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं प्रशासनिक तंत्र के बारे में। तो प्रशासनिक तंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं, नियुक्ति से पहले चरित्र परीक्षण किया जाता था, जिसको उपधा परीक्षण बोलते थे। मंत्री परिषद में 12, 16 और 20 सदस्य हुआ करते थे। ऐसा इनका था, 12, 14, 16 और 20 हुआ करता था, मतलब इनके सदस्यों की संख्या ना। अर्थशास्त्र तो ये शीर्ष अधिकारी होता था, और ये महामात्र कहलाता था। और ऐसे ही क्या था, जो महामात्रा है इनकी संख्या 18 हुआ करता था, मतलब हर विभाग का ऐसे करके। और इसमें एक चीज और है कि जैसे गुप्तचर है स्थायी होता था, ये संस्था होता, भ्रमणशील संचार प्रांत कितने थे, 5 प्रांत इसमें वर्णन किए गए हैं। और अर्थशास्त्र में क्या किया गया है, जो चर है, चर नाम दिया गया है, किसको नाम दिया गया है, चर मतलब क्या होता है, जासूस। तो ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, चर क्या है, तो जासूस नाम दिया गया था। और जो भी यहाँ पर और कई सारी चीजें, प्रशासक को क्या बोला जाता था, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय, इसके कई विभाग थे, विशक, और इसके अधिकारी को क्या बोला जाता था,
विषयपति, मतलब जो राज्य है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया था, प्रांतों का विभाजन विषय में। तो विषय जैसे आज की डेट में हमारा ग्राम पंचायत है या जनपद पंचायत है, ऐसे में विभाजित किया गया रहा होगा, और उसका उप विभाग वही विषय था, और उसके जो अधिकारी होते थे मुखिया, उसको क्या नाम दिया जाता था, सेनापति। और हम लोग देखें तो जो सबसे छोटी इकाई हुआ करता था वो ग्राम हुआ करता था, और इसके मुखिया को क्या बोला जाता था, ग्रामीण। और 10 ग्राम मिल के क्या हुआ करता था, एक गोप हुआ करता था, तो उसके अधिकारियों को क्या नाम दिया जाता था, गोप। मतलब 10 ग्राम मिला के 1 ग्राम जैसे अभी बोला जाता है, तो ये गोप भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें नगर प्रशासन का देखें तो नगर प्रशासन का हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसका वर्णन मेगास्थनीज ने किया हुआ है। और यहाँ पर 30 सदस्यों का मंडल होता था और 6 समिति होता था, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य होता था। और व्यापार कर कैसे होता था, तो व्यापार में कर का जो भाग है वो 10वां भाग, मतलब मूल का बिक्री कर का ना 1/10वां भाग, मतलब ये किसका रहता था, बिक्री करना। बिक्री जितना में भी होगा उसका 1/10 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। और यदि चोरी किया तो चोरी के लिए क्या किया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था, चोरी करने वाले को भी और चोरी से किसी को बचाने वाले को भी ये दिया जाता था। और इसमें और कुछ चीजें हैं, एग्रोनोमोई, ये मार्ग निर्माण अधिकारी था। मार्ग निर्माण मतलब रास्ता बनाने वाले को ये बोला जाता था। और इसके अनुसार ये सभी चीजें किसके अनुसार है, ये मेगास्थनीज के कंडिका के अनुसार ना, मतलब इन्होंने लिखा है उसके अनुसार। और यदि हम लोग देखें इनके सेना के बारे में, तो इनका सेना कैसे हुआ करता था, तो सेना का उल्लेख हम लोग देखें तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की सेना का उल्लेख है ना, मतलब मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है, चंद्रगुप्त की सेना बोला है। तो इसमें 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे, इसमें 30,000 घोड़े वाले और 9,000 हाथी वाले। जबकि जो नेतृत्व करता थे उसको क्या बोला जाता था, नायक। हर टुकड़ी का ऐसे छोटे छोटे का नायक, और सबसे प्रमुख हुआ करता था उसको क्या बोला जाता था, सेनापति। और सेना के रख रखाव के लिए देखिए तो 6 समितियां हुआ करता था, जिसमें जल सेना, यातायात रसद, पैदल, अश्वरोही, गज सेना, रथ सेना, मतलब ये सब हुआ करते थे। तो ये सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो मौर्य काल के बारे में, मतलब इंडिका से, जो मेगास्थनीज ने लिखा है। तो ये है, तो नीचे की जो भी चीजें हैं अशोक के बाद, यहाँ से जो हम लोग देख पा रहे हैं ये नगर प्रशासन और ये ग्राम की छोटी इकाई, ये सब किसके बारे में है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रशासनिक तंत्र यहाँ से। तो ये सब क्या है, मौर्य काल के बारे में है ना, ये पर्टिकुलर एक के बारे में नहीं है कि मौर्य काल में, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर दिया है कि चंद्रगुप्त की सेना में ऐसे ऐसे हुआ करता था। अन्य सामाजिक आर्थिक तथ्यों के बारे में देखिए तो न्यायाधीश को क्या बोला जाता था, राजू को बोला जाता था। सरकारी भूमि को क्या नाम दिया जाता था, सीता भूमि। और बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि को अदेव मात्रिक बोला जाता था। अनाज माप क्या होता था, द्रोण, मतलब अनाज को मापने की जो इकाई है वो ये हुआ करता था, ऐसा करके इसका मतलब। और साथ में हम लोग देखें तो भारतीय समाज को इस समय 7 वर्गों में बांटा गया था, किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। और 7 वर्ग कौन कौन से आपको बोलेगा, तो ध्यान रखना है, सबसे जो बुद्धिजीवी थे वो क्या कहलाते थे, दार्शनिक, है ना। इसके साथ साथ क्या होते थे, किसान का महत्व कभी भी कम नहीं हुआ। किसान, अहीर, अहीर मतलब क्या होता है, यादव होता है। और साथ में मजदूर, या जिस मजदूर तो नहीं बोलेंगे, कारीगर, है ना। और सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 वर्गों में समाज बटा हुआ था, आपको ध्यान रखना। ये 4 हो गया। और अगला क्या बोला मैं, ये हो गया सैनिक और निरीक्षक और सभासद, मतलब ये शासन में शामिल थे और ये सामान्य थे। और साथ में वेश्यावृत्ति उस समय भी था, और इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति जो भी करती थी उनको क्या बोला जाता था, रूपा जिया नाम दिया जाता था इनको। और नंद वंश के विनाश में कश्मीर के राजा क्या किया, इन्होंने इसकी सहायता किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा से प्राप्त की थी। मतलब जब नंद वंश का अंत किया था, नंद वंश के विनाश में कश्मीर के राजा परवर्तक ने क्या किया था, की सहायता किसने लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। ये हमको ध्यान रखना है, मतलब इन्होंने जो राजा है ये चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था, तब इसका अंत हुआ था, किसका, घनानंद का, और मौर्य वंश की स्थापना किया था। कुल यदि वर्षों की बात करें तो लगभग 137 वर्ष तक इनका शासन रहा था भारत में। और पुराणों के अनुसार, भागवत के अनुसार 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। जबकि अंतिम शासक के बारे में देखें तो अंतिम शासक इसका हम लोग देखते हैं तो बृहद्रथ था। तो ये बृहद्रथ अंतिम शासक हुआ इसका, और हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। और फिर किसकी स्थापना किया इन्होंने, शुंग वंश की। तो ये हमको थोड़ा सा क्रमवार देखेंगे तो नए वंश की स्थापना से हम लोग देखते हैं तो क्या चीज सीखते हैं कि नए वंश का जो संस्थापक है वो पुराने वंश का ही कोई सेनापति या मंत्री रहता है, वही क्या करता है, दूसरे वंश के राजा या मंत्री को मारकर क्या बन जाता है, वहां का राजा, और फिर नए वंश की स्थापना कर लेता है, बृहद्रथ। और वहां पर भी हम लोग देखे थे एक बृहद्रथ वंश का स्थापना किया था जो सबसे पहले, है ना, बृहद्रथ वंश। लेकिन ये क्या है, मौर्य वंश का बृहद्रथ है जो सबसे अंतिम शासक हुआ। और इसी के सेनापति, जब राजा कमजोर हो जाए या तो निरंकुश हो जाए तो उसके मंत्री या सेनापति शक्तिशाली हो जाते हैं और उनको बंदी बनाकर हत्या करके फिर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अशोक राम विहार ये अशोक ने किया था पाटलिपुत्र में। तो इसके बाद हमारा अगला जो
राज्य है या साम्राज्य है वो किसका है, ब्राह्मण साम्राज्य। और इस ब्राह्मण साम्राज्य में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे शुंग वंश और कर्ण वंश। तो दोस्तों यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे और भी आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिलते रहे। तो और इसका पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है सेम आप देख पा रहे हैं, उसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ये वाला सेम नोट्स ऑफ हमने चार्ट में लिखा, तो जैसे वीडियो देखेंगे और फिर नोट्स को देख लेंगे तो आपको कुछ रिवाइज हो जाएगा, मतलब याद रहेगा। आगे ऐसे क्रमवार देखेंगे तो केवल हमको हो सकता है नोट्स बस देखने से समझ नहीं आए 60 चीजें, फिर भी आ जाता है। कई बार हम पढ़े ही हैं, यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये चीज पढ़े ही हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे लाइन से बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुंग राजवंश और कण्व राजवंश। तो इसका बताया वही कि जब मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक रहा बृहद्रथ, उसके सेनापति थे और उसी को मारकर इन्होंने क्या किया, शुंग राजवंश की स्थापना की, मतलब मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। और ये कौन सा जाति का था, ब्राह्मण। और इनकी राजधानी कहाँ पर हुआ, विदिशा, जो आजकल मध्य प्रदेश में है। और इन्होंने साथ में इंडो यूनानी शासक मिनांडर को भी इन्होंने पराजित किया था। और अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कितने बार किया, तो 2 बार। और ये दोनों यज्ञ किसके द्वारा कराए गए थे, तो पतंजलि द्वारा। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है पुष्यमित्र सिंह, या इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, तो इन्होंने कराया था। और किसने कराया था, तो पतंजलि ने करवाया था। और इन्होंने क्या किया था, बरहुत, जो भरहुत स्तूप है उसका निर्माण करवाया था। इसके अंतिम राजा के बारे में करें पुष्यमित्र का, तो शुंग वंश का तो देवभूति हुआ, जो सबसे अंतिम शासक रहा। और इसका फिर क्या किया, 73 ईसा पूर्व में वासुदेव द्वारा इसका हत्या करके फिर एक दूसरे वंश की स्थापना की, जिसको क्या बोलते हैं, कण्व वंश। कण्व वंश इसकी स्थापना की। स्वाभाविक रूप से है, आप अपने राजा को मार के किए हो जब स्थापना, तो आपको या आपके बेटे को, किसी को भी, मतलब आपके वंश में भी वही उतरेगा। जैसे चित्रहंता वंश जब अपने कोई भी राजा से गद्दारी करके राज करता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ आगे जाके वही चीज मिलेगा। तो ऐसे करके तो इसका किसने किया, फिर वासुदेव ने इसका स्थापना किया। और यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है, इसके बाद कण्व वंश की स्थापना किया, वासुदेव द्वारा किया ना। इसके भी अंतिम शासक के बारे में है। तो अंतिम शासक इसका कौन हुआ, सुशर्मा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर हाँ लिखा है। अंतिम राजा कौन सा हुआ, कण्व राजवंश का सुशर्मा अंतिम शासक था, जबकि ये कौन था, वासुदेव प्रथम शासक थे। और इसमें देखो कितने साल इन्होंने शासन किया होगा लगभग। तो यहाँ ऐसे तो कुछ सन दिया है ना, यहाँ पर देखो दिया है 185 ईसा पूर्व। तो 185 ईसा पूर्व हुआ, तो ये लगभग 85 साल ये, और लगभग 25 साल ये, मतलब ये मान के चलो 27 साल ये, 25 सालों, तो 110 साल के आसपास इनका शासन रहा। और इसके बाद कौन सा वंश आया, तो सातवाहन राजवंश आया। और सातवाहन राजवंश एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए ये। और इसका जो ये आंध्र वंश भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इनका क्षेत्र कहाँ पर रहा, दक्षिण भारत साइड में रहा। तो इसमें से वही है कि क्या किया, ये सिमुक जो है, सिमुक ने क्या किया, सुशर्मा का हत्या किया और ये शासक बने। तो अभी तक हम लोग देखे क्रमवार, तो मौर्य वंश हुआ, मौर्य वंश का जो बृहद्रथ था उसकी हत्या किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। और उस वंश के अंतिम शासक देवभूति है, उसकी हत्या किसने किया था, तो वासुदेव ने किया। वासुदेव की अंतिम शासक कौन सा हुआ, जो कण्व वंश का है, उसका सुशर्मा हुआ। और इस सुशर्मा का हत्या किसने किया या पराजित किसने किया, तो इसकी हत्या किया किसने, सिमुक ने। और सिमुक ने फिर क्या किया, ये वंश की स्थापना किया, हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ी से, औरंगाबाद जिले से ही, जिसे आप संभाजी नगर के नाम से जाने लगे हैं। तो यहाँ पर हमको ये चीज, अब इसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रमुख शासक इसके कौन हुए, सिमुक के बाद क्या हुआ, सातकर्णी। तो सातवाहन वंश की राजधानी भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ थे, प्रतिष्ठान। फिर गौतमी पूर्ण सातकर्णी, मतलब 2 शासक ना, एक सातकर्णी एक गौतमी पूर्ण सातकर्णी। सीतापति पुत्र पुलुवाली, और यहाँ पर देखिए यज्ञश्री सातकर्णी। तो मतलब यही चीजें हैं कि सातकर्णी कई नाम के हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा हमको याद रखना है। और इसमें और कई चीजें हैं। तो धार्मिक और राजकीय कार्य में हम लोग देखते हैं, तो सातकर्णी ने भी 2 अश्वमेध और एक क्या किया था इन्होंने, राजसूय यज्ञ। सातवाहन काल के प्रसिद्ध जो साहित्य है उसमें हम लोग देखते हैं, तो साकेत और गुणार्य, बृहत कथा और ये गया सप्तशती। तो ये 2 क्या है इसके प्रमुख काव्य या साहित्य हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सातकर्णी ने कितने, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक क्या है, राजसूय यज्ञ। क्या होता है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा जिस राज्य में जाता है वो क्या होता है, यदि राजा उस घोड़े का कुछ नहीं करे, उसको अपने से जाने दे, मतलब ये माना जाता है कि उस राज्य के राजा ने जो घोड़ा यज्ञ कर रहा है उसका अधीनता क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया गया है, ऐसा करके। और राजसूय यज्ञ भी ऐसी होता है, समझ लो। राजसूय यज्ञ में क्या है, एक बड़ा यज्ञ है
जैसे युधिष्ठिर ने किया था अपने राज्य में, तो इसमें वैसा घोड़ा वगैरह झेलने वाला नहीं होता होगा, और कुछ दूसरा है शायद इसका, इसको बाद में देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सिक्कों का प्रचलन। तो सिक्कों का प्रचलन के बारे में हम लोग देखें तो क्या है, कौन कौन से, चांदी के, सोचे के, सीसा के, ये सर्वाधिक मतलब सीसा का सिक्का क्या है इस समय सबसे ज्यादा मात्रा में चला है, चांदी, तांबा, और सबसे ज्यादा किसका चला, सीसा का। तो प्रोटीन के, कांसे की भी मुद्राओं का इस समय प्रचलन था। सीसा का रोम से भी आयात हुआ होता था, इसका भी प्रमाण इस समय मिलता है, मतलब रोम से सीसा मंगाया जाता था ना उसको ढालने की। भूमिदान प्रथा, तो ये किसने शुरुआत की, सातवाहन शासकों ने भूमिदान करने की प्रथा शुरुआत किया था। और अश्वमेघ यज्ञ में गांव का भी दान देने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो नाना घाट अभिलेख से मिलता है कि जैसे अश्वमेघ होता है तो हो सकता है उसके जो पुजारी होते होंगे, साधु होते होंगे, उनको ये लोग गांव दान में देते रहे होंगे। इनकी भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा क्या था, प्राकृत, और लिपि कैसा था, तो लिपि था इनका ब्राह्मी लिपि। मातृतंत्रात्मक ढांचा है, राजा के नाम माता के नाम पर होता था, है ना, राजा के नाम जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, और जो सतकर्णी है इनका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था ना, पितृसत्तात्मक था उत्तराधिकारी में। और ग्रामीण प्रशासन कैसा था, तो ग्रामीण प्रशासन के मुखिया को क्या बोला जाता था, गौलमिक। और साथ में हम लोग देखें तो सैनिक टुकड़ी, 9 रथ और 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक। तो इससे क्या बनता था, एक सैनिक टुकड़ी बनता था जिसमें कितने, 45 पैदल सैनिक रहते थे, 25 घोड़े, 9 हाथी और 9 रथ, इतने मिला के सैनिक का एक टुकड़ी बनता था। इस समय के हम लोग देखें तो प्रसिद्ध निर्माण में कारडक चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी समय हुआ है ना, सातवाहन काल में। आपको पेपर में आता है कभी कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल में हुआ, तो अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, तो सातवाहन काल में ही इनका निर्माण हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं तो अमरावती कला का विकास भी ये हुआ था, और इनको दक्षिणापथ के स्वामी बोला जाता है। मतलब ये पेपर में आता है ना कि सातवाहन वंश के शासक अपने आप को क्या मानते थे, तो ये क्या मानते थे, दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ मतलब साउथ इंडिया के, इनको आंध्र वंश भी बोला जाता है। इनका शासक प्रतिष्ठान मतलब कहाँ पर था, मतलब ये महाराष्ट्र के आसपास था, तो ये नीचे साइड का साउथ इंडिया में था इसलिए। और ये साथ में और थे सुदूर के जिले, आंध्र प्रदेश के और जिलों में भी इनका था, क्या था, धरणीकोट, पहले इसका नाम क्या था, धान्य कटर, और व्यापारिक केंद्र और प्रमुख बौद्ध केंद्र भी थे। साथ में इन्होंने किसका निर्माण किया, स्तूपों का और स्मारकों का भी निर्माण किया। भू राजनीति का देखें तो उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम ये लोग करते थे। कौन लोग करते थे, तो यही लोग सातवाहन वंश के लोग, उत्तर और दक्षिण, मतलब ये बीच के थे मान लो, मतलब जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश पर उनके नीचे साउथ, लेकिन बीच से हम लोग देखें तो अरावली के बाद, मतलब जो विंध्याचल बोलते हैं ना, विंध्याचल जो है उसके ऊपर वाला भाग क्या होता है, उत्तर भारत, और नीचे वाला दक्षिण भारत, तो ऐसे करके इसका हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं चेदी राजवंश। चेदी राजवंश कहाँ से संबंधित है, तो ये लोग संबंधित है कलिंग से, तो कलिंग से संबंधित है, और ये अशोक की मृत्यु के बाद संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये लोग रहे होंगे। और इनका स्रोत कहाँ से मिलता है, तो हाथी गुफा भुवनेश्वर से। हाथी गुफा कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। और इसके प्रमुख राजा कलिंग के कौन हुए, तो खारवेल हुए। और ये किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म के। खारवेल अभिलेख के बारे में सुने होंगे, वैसा करके जैन धर्म को मानते थे। कार्य क्या था, जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में इन्होंने गुफा का निर्माण करवाया था, तो ये प्रमुख है। इसके बाद इसमें छोटा सा और है आगे, भारत के यवन राज्य के बारे में है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहत्य और फिर कुषाण। तो ये जो है बाहरी आक्रमण हुआ, तो ऐसे करके यहाँ पर आए। सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलो, फिर कुषाण, ये लोग भारत में। और ये यदि हम लोग देखें तो पश्चिम और मध्य एशिया के साम्राज्य के बारे में, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, सेल्यूकस निकेटर। कौन था ये, तो सिकंदर का सेनापति था। और इन्होंने यहाँ का उत्तराधिकारी किसको बनाया, एंटीओकस प्रथम ने साम्राज्य को सक्षुण बनाए रखा, इसको इस क्षेत्र को सौंप दिया था एंटीओकस प्रथम, और इन्होंने इसको बनाए रखा। और एंटीओकस 11 के शासनकाल में विद्रोह हुआ और कई प्रांत क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। मतलब सोच लो एंटीओकस प्रथम से कहाँ तक, 11 तक, 11 नहीं है ये ना, 11 नहीं, ये कितना है, सेकेंड है ना, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा, कितना है ये, सेकेंड, मतलब एक एक लिख दिया है तो 11 नहीं, ये जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं और ऐसा लिखाया है ना, तो इसको प्रिंट में 11 हो गया है। तो इसके शासनकाल, मतलब इसके बाद इसका पुत्र हुआ रहा होगा, तो शासन में विद्रोह हुआ और कई प्रांत अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और इसी में क्या हुआ, बैक्टीरिया का विरोध हुआ, विद्रोह हुआ। तो ये भी थोड़ा सा हमको पता रखना है कि बैक्टीरिया का विद्रोह हुआ था इस समय। इसके नेतृत्व कौन थे, तो डियोडोटस प्रथम। इसके बाद क्रमशः शासन करने वाले शासकों के बारे में देखें
तो यहाँ पर ये सब हुए। डियोडोटस द्वितीय, ये प्रथम था। फिर यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर। ये मिनांडर थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, क्योंकि मिनांडर को हम लोगों ने देखा था एक बार, है ना, कि ये इन्होंने क्या किया था, मिनांडर ने नागार्जुन नाम सुने होंगे, जिसको क्या नाम और जाना जाता था, नागसेन के नाम से भी जाना जाता था। इससे क्या किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था। तो ये इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। तो बाकी ये शासक है, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं भारत पर पहला आक्रमण देखिए। तो भारत पर पहला जो आक्रमण हुआ था वो डेमेट्रियस ने किया था, बैक्टीरिया के शासक द्वारा। कब किया गया था, 190 ईसा पूर्व में। और इन्होंने आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध क्षेत्रों में अधिकार कर लिया था और अपने राजधानी कहाँ बनाया था, तो साकल को। इन्हें हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। और इसमें देखे हम लोग तो प्रथम जो हिंद यूनानी शासक हुआ वो कौन था, मिनांडर। कब से, 165 से 145 ईसा पूर्व तक इसकी राजधानी साकल था, जो आधुनिक में जो आज क्या कहलाता है, सियालकोट के नाम से जाना जाता है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली इन्होंने। शिक्षक इसके कौन थे, तो नागार्जुन। तो हम लोग कुछ देर पढ़े ही है ना, प्रश्न और उत्तर संग्रहित पुस्तक मिलिंद पन्हो, ये मिलिंद प्रश्न है। तो ये किसने लिखा है, तो मिनांडर ने लिखा है। और सिक्कों और मुद्राओं की बात करें तो हिंद यूनानी भारत के पहले शासक जिनके सिक्के का निश्चित प्रमाण है, मतलब यहीं से क्या हुआ, हिंद यूनानी जो थे उनसे सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिनका प्रमाण हमको मिलता है। और भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही जारी किया था, हिंद यूनानियों ने। सांस्कृतिक योगदान देखें तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला का प्रभाव इन्हीं से है। और प्राचीन कला क्या है, हेलेनिस्टिक आर्ट है। जैसे कहाँ पर है, ये गंधार कला में जो है वहां से इसका उदाहरण है। और हम लोग देखो तो यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ किया। भारतीय नाट्य कला के विकास में भी इनका योगदान है। इसे क्या नाम से जाना जाता है, यह निष्ठा के नाम से भी जाना गया आगे जाकर, यह निष्ठा यूनानियों की देन था, इसलिए इसको किसे पर्दा प्रथा को ही जाना गया, यह निष्ठा के नाम से। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये यवनों का भारत पर शासन था या राज्य था। अब आगे हम लोग देखते हैं शकों के बारे में। शकों का आगमन कैसे हुआ, तो यूनानियों के बाद क्या है, शक, मतलब हिंद यूनानी, और फिर दूसरे नंबर पर आए शक। तो शक के बाद कौन है, कुषाण। तो ये चीज, तो ये यूनानियों के बाद शक आए। और शकों की 5 शाखाएं थी, हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग क्षेत्र थी। और यदि हम शाखाओं का विवरण देखें तो ये शकों का जो शक है, इनकी शाखाएं, प्रथम शाखा कहाँ से है, अफगानिस्तान। द्वितीय शाखा कहाँ, पंजाब। इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तृतीय शाखा मथुरा। चतुर्थ शाखा पश्चिम भारत। और पंचम शाखा कहाँ, ऊपरी दक्कन। और इस प्रकार से यदि हम राजाओं के बारे में बात करें तो प्रथम राजा मो था। मूल इसका निवास कहाँ था, मध्य एशिया था। और शकों का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, चारागाह की खोज में भारत आना। देखो चारागाह तो पहले के डेट में हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग वैदिक काल में पढ़े, गायों की संख्या हिसाब से क्या किया जाता था, उनका संपन्नता आंका जाता था। मतलब जितना ज्यादा जानवर होगा उसके पास, चाहे गाय हो, भेड़, बकरी हो, या ऐसा कुछ रहा होगा, क्योंकि उस समय पैसे तो थे नहीं, फैक्टरिया तो थे नहीं, तो वस्तु विनिमय ही होता था। तो वस्तु विनिमय में ये लोग ज्यादा श्रेष्ठ रहे होंगे। फिर 58 ईसा पूर्व का युद्ध और विक्रम संवत के बारे में। उज्जैन की स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके क्या कर दिया, हरा दिया, मतलब बाहर खदेड़ दिया यहाँ से। और उसी समय से क्या प्रारंभ हुआ, फिर विक्रम संवत की शुरुआत हुआ। कब, 58 ईसा पूर्व को। तो ये 58 ईसा पूर्व देखिए, मतलब वहां से विक्रम संवत का शुरुआत हुआ, इसलिए ये जो है ये क्या चलता है, 58 साल आगे चलता है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना, 58 साल आगे रहेगा। कौन सा, विक्रम संवत वाला। क्यों, क्योंकि 58 साल ईसा पूर्व मतलब 1 ईस्वी से पहले का था, और उसी समय से इसकी शुरुआत हुई। और इसलिए फिर इसको विक्रमादित्य उपाधि लोकप्रिय होते गया। क्योंकि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो भारतीय इतिहास में इस उपाधि का प्रयोग 14 बार हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो है, सबसे ख्याति विक्रमादित्य गुप्त सम्राट किसको मिला, चंद्रगुप्त द्वितीय को। जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहा वो सबसे शक्तिशाली चंद्रगुप्त सम्राट हुए, मतलब गुप्त सम्राट। और इनका विक्रमादित्य क्या था, एक उपलब्धि या क्या नाम धारण करना या उपाधि धारण करना, ये था। और वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे प्रतापी और सबसे महान हुआ जो भी विक्रमादित्य उपाधि धारण किया उसमें। आगे हम लोग देखते हैं पश्चिम भारत में शकों का प्रभुत्व। तो पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। गुजरात में समुद्री व्यापार से इनको लाभ हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए ये लोग। इसमें प्रमुख शासकों में हम लोग देखें तो प्रमुख शासक शक शासक ना, तो आपको ध्यान रखना, रुद्रदामन प्रथम जो 130 से 150 ईस्वी तक रहा। इनका शासन क्षेत्र कहाँ रहा, गुजरात के बड़े भागों में। और काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का इन्होंने
जीर्णोद्धार करवाया। तो आपको ध्यान रखना है, रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और ये संस्कृत के प्रेमी थे, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में कुंभा अभिलेख मतलब गिरनार का अभिलेख इसी के समय जारी किया गया था। तो ये चीज गिरनार का ये जारी किया था। और इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। तो संस्कृत भाषा में सबसे पहला अभिलेख जारी किसने किया, तो रुद्रदामन प्रथम ने। तो उससे पहले के सभी क्या थे, पाली भाषा में थे, फिर ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि ऐसे में। और पहले पश्चिम उत्तर भारत में शकों के बाद पर्सियाई लोगों का आधिपत्य हुआ, मतलब पहले शक थे, उसके बाद फिर ये लोग हुए कौन से, पहले। तो इनका हुआ, इनमें गुंडो फर्निस इसी काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। और ईसाइयों का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर था, ईरान, मतलब पार्सियन बोलते हैं ईरान को। थोड़ा सा इसमें शायद मिस्प्रिंट हुआ है, क्या बोलेंगे इनको, पर्सियाई, पर्सी थ लिखा है वो क्या है, पार्सियन, पार्सियाई मतलब पर्सिया वाले लोग। तो पहले को हिंदी में ऐसे बोला जाता है, पर्सियन पढ़ेंगे ना, इसको थोड़ा सा याद रखना। तो सबसे पहले कौन आए भारत में, हिंदी यूनानी, फिर उसके बाद शक, और उसके बाद पर्सियन, और उसके बाद अब कौन आ रहे हैं भारत पर आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण होता है। इसके बाद कुषाणों का आगमन एवं नाम, तो पर्सियन के बाद कुषाण आए, जिन्हें पूची या टोखरी भी कहा जाता है। पूची नामक कबीला 5 कुलों में बटा था, जिसमें से एक कुल के थे कुषाण। यूची नामक कबीला है ना, 5 कुलों में बटा हुआ था। तो इसके संस्थापक कुजुल कटफितेश था। और सबसे प्रतापी राजा इसका कौन सा हुआ, कनिष्क, जो भारत से संबंधित है। कनिष्क कौन से वंश के थे, तो कुषाण, इसी से इसका नाम क्या है, कुषाण, कनिष्क और कुषाण। फिर आगे हम लोग देखते हैं इनकी राजधानी के बारे में। इसका राजधानी पुरुषपुर था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है, पेशावर। और द्वितीय राजधानी क्या था, भारत में जो है मथुरा। तो आपको पेपर में आता है, ये प्रश्न आया हुआ है कई बार कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन था या किस जगह था। तो द्वितीय राजधानी था मथुरा, और प्रथम राजधानी क्या था, तो पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क का शासनकाल देखिए, यह गद्दी पर कब बैठा था, वर्ष 78 ईस्वी में। तो 78 ईस्वी में जैसे इन्होंने बैठा, तो इसी को क्या किया, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया शक संवत। इसको क्या बोला गया, शक संवत। और जो 58 BC था, इसको क्या बोला गया, विक्रम संवत। ये विक्रम संवत है, और ये क्या है, शक संवत। इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो सन है वो क्या हो जाता है, कुछ पीछे हो जाता है, कितने साल, 78 साल। तो ये शक संवत है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। और धार्मिक संप्रदाय के बारे में देखें, तो बौद्ध धर्म को मानते थे, महायान संप्रदाय का ये अनुयायी था। कौन, कनिष्क। इसी के शासनकाल में बौद्ध संगति हुआ, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो कनिष्क का नाम इसलिए चर्चित है, या विशेष रूप से हमको याद रखना है। तो कनिष्क का शासनकाल लगभग 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, और इसी 78 ईस्वी जो गद्दी में बैठा उसको शक संवत के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार जिसे अपनाती है। और कुंडल वन में कौन सा, चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ, वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो ये इसका विशेष चीजें हमको ध्यान रखना है। और ये क्या किया कि चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को फिर क्या किया था, हराया था। इसके सिक्के और मुद्रा के बारे में बात की तो जो आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया, लेकिन सोने के और कुषाणों के सोने के सिक्के सबसे शुद्ध माने जाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल में भी सोने के सिक्के चले, कुषाणों के समय भी सोने के सिक्के चले, तो सबसे जो शुद्ध सिक्का है किसका था, तो सबसे शुद्ध सिक्का किसका था, कुषाणों का था। उत्तर और उत्तरी पश्चिम भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए, मतलब उत्तर और पश्चिमी भाग में ना। वैज्ञानिक और चिकित्सक कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक, ये भी आता है। जैसे हम लोग वहां पर देखे बिंबिसार, कौन था, बिंबिसार, इसके कौन थे, जीवक। इसका जो राजवैद्य था वो जीवक था, जबकि कनिष्क का राजवैद्य का नाम क्या है, चरक। और ये विख्यात आयुर्वेदाचार्य है, और इसी के नाम पर क्या है, आयुर्वेद का शास्त्र है चरक। और चरक संहिता है, इसके 8 भाग है और 120 अध्याय भी है। तो ये चीजें हैं मुख्य रूप से। और इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, चरक, इसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी कहा जाता है, किसे, तो चरक से। और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो और भी है, इसके महाविशाप सूत्र रचनाकारी इसके कौन है, तो वसुमित्र है। तो इसमें से आपको खास ध्यान रखना है, चरक के कौन है, जो है चरक कनिष्क का राजवैद्य था, जीवक बिंबिसार का था। और इधर आगे और हम लोग देखते हैं इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके राज कवि के बारे में देखें तो अश्वघोष। तो अश्वघोष जी को ध्यान रखना, कनिष्क का दरबारी था। इन्होंने क्या किया, बुद्ध चरित्र, बौद्धों का रामायण बोला जाता है बुद्ध चरित्र को। तो अश्वघोष किसके राज कवि थे, तो कनिष्क का राज कवि था। दरबार के प्रमुख भी थे वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्षण, ये सब इसके
इसके दरबार में प्रमुख विभूतियां थे और नागार्जुन भी था। तो नागार्जुन क्या है, ये भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है और इन्होंने पुस्तक लिखा है माध्यमिक सूत्रम, या जिसे क्या बोला जाता है, सापेक्षिकता का सिद्धांत। कनिष्क की मृत्यु कब हुआ, तो कनिष्क की मृत्यु 178 में हुआ था। तो हम लोग वहां से देखें तो लगभग 24 वर्ष। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, वासुदेव, और इन्होंने चीनियों से ली इसकी उपाधि देवपुत्र था जो दिया था। इनके काल में हम लोग सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान को देखें तो गंधार शैली और मथुरा जो शैली है उसका विकास हुआ, क्योंकि इनका जो पहला है वो पेशावर था राजधानी, दूसरा कहाँ था, मथुरा था। और मथुरा संग्रह कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह दिखाया गया है उसमें। गंधार कला के प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला था। वस्त्रों का देखा तो रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण था और रेशम मार्ग की शुरुआत भी किसने किया था, कनिष्क ने। और रेशम बनाने की तकनीक कहाँ से लाए थे ये लोग, तो चीन से। तो रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण था ना, ये चीज खास ध्यान रखना है। और कहाँ से आया है रेशम बनाने की तकनीक भारत में, तो कहाँ से आया है ये, चीन से। मधुरा साटक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र है। और वास्तुकला में देखें तो क्या है, सबसे अधिक विकास कुषाण काल में हुआ है और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी इसी काल में निर्मित की गई, कब, कुषाणों के समय में। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो कुषाण काल के बारे में, मतलब कनिष्क के आसपास का है सभी चीजें, वही मेन शासक हुआ भारत में इसका। तो ये चीज हमको याद रखना है। आगे अब हमारा है संगम युग। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं संगम युग। संगम युग क्या होता है, तो संगम युग और संगम साहित्य, तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। मतलब जिससे दक्षिण भारत का जो इतिहास पता चलता है उसी को बोला जाता है। और संगम का हम अर्थ देखें तो परिषद या गोष्ठी होता था जिसके तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे और उसमें ये लोग अपना प्रस्तुत करते थे और स्वीकृति मिलने के बाद ही इनका प्रकाशन होता था। तो तीन जो पांड्य, मतलब परंपरा के अनुसार 3 संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुए। मतलब 3 संगम, जैसे जो बौद्ध संगति हुआ था वैसे ही ये भी हुआ है। तो संग्रह का काल हम लोग देखें, ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, मतलब कितने वर्षों का, लगभग 600 वर्षों का ये माना जाता है। इसके प्रमुख भाग हम लोग देखें तो ये है अत्युस, यात्सु और इत्यु योकै और पादिनेन किलकनवकु। तो ये प्रमुख इसके 3 भाग है, थोड़ा अलग किस्म का है, तो पढ़े रहेंगे ये बिल्कुल वहां पर आपको पता चल जाएगा। मगर इनका हम लोग प्रमुख ग्रंथ और रचनाओं को देखें तो इसमें क्या है, तिरुवल्लियर कुट कुराल पौराणिक, ये तमिल ग्रंथ है और इनके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और विज्ञान था। अन्य संगमकालीन रचनाओं के बारे में देखें तो इलांगे के शिल्पकारम 30 सर्ग था इसमें और राष्ट्रीय काव्य है, ये बौद्ध प्रभाव से है। मणि मेकले बौद्ध लेखक शीतल सतनार द्वारा 30 सर्ग इसमें भी है प्लस प्रस्तावना, और ये कहाँ से है, जैन धर्म के प्रभाव से है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, इलांगे और मणि मेकले। आगे है हमारा इसमें जीवक चिंतामणि, तो जैन भिक्षु तिरु तवक देवर बाद की रचना है, मतलब इनके बाद की रचना। तमिल व्याकरण प्रसिद्ध ग्रंथ ये है तिरुकुरल, और राम कथा तमिल संस्करण सबसे प्रसिद्ध ये ग्रंथ है। तो इसमें मुख्य रूप से है, और इसमें हम लोग 3 संगम देखें तो 3 संगम के बारे में यहाँ पर ये वर्णन है। लेकिन ये संगम काल से उतना ज्यादा हमको संगम काल में मुख्य रूप से 3 संगम तमिल प्रदेशों के बारे में पढ़ना है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चोल और एक चेर और एक हमारा क्या है, तो पांड्य वंश। मतलब ये 3 वंश के बारे में हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, मतलब इन्हीं 3 राज्यों के बारे में पढ़ना है। बाकी ये 3 संगम हुए थे इनका, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है कि 3 संगम, जैसे जैनों के 2 संगम हुए और बौद्धों के 4 हुए, और ये संगम काल के हम लोग देखें तो 3। ये कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मौद्रा, या हो सकता है ये आज का मदुरई हो, तो यहाँ पर ये चीज हुआ था। इसके अध्यक्ष अगस्त थे, इसका भी अध्यक्ष अगस्त था, और इसका नकीरर। तो ये चीजें हैं। तो ये 3 संगम आपको ध्यान रखना है, मतलब मूल रूप से इनका संगम कितने हुए, तो 3 संगम हुए संगम वंश का, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। इतिहासकारों के अनुसार तीसरा संगम काल ही जो है वो संगम काल है। पहले 2 पौराणिक माने जाते हैं, पहले 2 पौराणिक तो मेन रूप से इसी को ये लोग माने हैं। संगम शब्द का प्रयोग 7वीं शताब्दी में हुआ ना, बाद में नायनार इन्होंने किया, अपार ने किया था। और संगम युगीन हम लोग स्रोत देखें तो इसमें कौन सा है, तो अशोक की अभिलेख है ना, और साथ में इसका जो हम लोग देखते हैं युगीन स्रोत कहाँ से प्राप्त, अशोक के अभिलेख से, चोल पांड्य व चेर राजाओं का उल्लेख, राज्यों का उल्लेख। तो यही चीजें हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। और यूनानी लेखा मेगास्थनीज ये मेन है ना, और टालमी ये उत्तर जो दक्षिण उत्तर भारत वाणिज्यिक व्यापार का, और खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये स्रोत है इनका, तो ये खासकर हमको ध्यान रखना। तीनों संगम का वर्णन इसमें भी मिलता है 8वीं शताब्दी ईस्वी में, क्या है, इरैया नार, ये चीज में। और संगमकालीन राज्य और शासन के बारे में पढ़े तो वही बताया, संगमकालीन राज्यों में 3 राज्य मुख्य रूप से, चोल, चेर और पांड्य। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या था संगमकालीन में ये चारों में से, तो उत्तर पूर्व में किसका शासन था, चोलों का,
दक्षिण पश्चिम में किसका शासन था? चेर का। और दक्षिण पूर्व में किसका शासन था? पांड्य का। और सर्वाधिक शक्तिशाली इसमें से कौन थे? तो चोल राजाओं थे। और स्थिति थी पेन्नार और दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच था। और प्रतापी राजा हम लोग देखते तो करी काल, चोल राजाओं में सबसे प्रतापी करी काल। और इस समय के ब्राह्मण मतनुनाई के थे और ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण भी दिया जाता था संगम काल में। और साथ में हम लोग राजधानी की बात करें तो उदयपुर, कावेरी पत्तनम, सिंचाई का के लिए क्या किया गया? बांध निर्माण किया गया। और संगीत का विशेषज्ञ ये थे। चेर राज्य कहाँ से संबंधित है? केरल प्रांत से। इसके प्रमुख राजा कौन से हुए? उदयनजी रत्न ये हुए। और नेपू जीरा ऐसा इनसे संबंधित प्रश्न शायद मैं भी अभी तक नहीं देखा, लेकिन पांड्य, चेर और इनसे आपको ध्यान रखना है कि संगम कालीन जो समय है उसमें आपको पांड्य, चेर और चोल इन चीजों को, इन राजवंशों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर और पांड्य राज ये कहाँ पर था? कावेरी दक्षिण में। इनकी जो राजधानी था तो क्या कहाँ था? मुद्रा। तो चेर हो गए, चेर कहाँ पर था? ये केरल प्रांत में। और आगे हम लोग देखें तो इनका राजधानी क्या था? उदयपुर। कावेरी पत्तनम इस साइड में था। इसके शक्तिशाली राजा हुए नेहू जेलियन, ये 210 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास हुए। और अंतिम ज्ञात जो है पांड्य शासक कौन सा है? नल्ली वकोड़म। ये थोड़ा अलग किस्म का नाम है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि संगम कालीन जो तीन राज्य थे प्रमुख रूप से, चोल, चेर और पांड्य, ये चीज को याद रख लेना। बाकी ये मेरे ख्याल से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे और देख लेते हैं। शासन व्यवस्था में कुछ ऐसा मिल जाए तो राज्य क्या बोला जाता था? मंडल। और राजा का जन्मदिन पेरुनल। और मंत्रियों को क्या है? अमाइचवान ऐसे कहा जाता था। और राजधानी में राज्यसभा होता था, न्यायिक कार्य करता था। राजा प्रधान न्यायाधीश होता था या न्यायालय में, और रहते हैं मनर। और राजा चोरी जो सजा है, चोरी, व्यभिचार, इनको मृत्यु दंड की सजा थी। झूठी गवाही देने वाले कैसा था? जीव काटा जाता था इनका। कर, भूमि कर, नगद अनाज या व्यापारी से सीधा चुंगी लिया जाता था। ऐसे करके इनके सेना के बारे में हम लोग देखें तो जो सेना होता था उसको सेनापति को क्या नाम बोला जाता था? एनाडी। अग्र टुकड़ी तो तूसी, पिछली टुकड़ी को फूले नाम दिया जाता था, अग्र टुकड़ी को तूसी। भर्ती ये धनी कृषि वर्ग से होता था। सेना कैसे होता था? अश्व, गज, रथ, पैदल, सिपाही, चतुरंगी सेना ही था इनका। वीर गति सैनिकों की मूर्तियां बनता था, वीरक्कल नाम दिया जाता था इसको। और पराजित राजा की अनुष्ठानिक मृत्यु किया जाता था। मतलब उनको ऐसी नहीं मार के फेंक दिया जाता था, बल्कि उनका हो सकता है अनुष्ठान किया जाता रहा होगा या उनका भी विधिवत काम किया जाता रहा होगा। साथ में सशस्त्र महिला सुरक्षा भी था। बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य दिया जाता था बंदी स्त्रियों को। संगम समाज और वर्ग के बारे में हम लोग देखें तो समय माप कैसा था? जल घड़ी रहा होगा उस समय, जल घड़ी। और ब्राह्मण प्रतिष्ठित वर्ग था। हत्या इनका बड़ा अपराध माना जाता था। मांस भक्षण या सूरापान इनके लिए बड़ा था, मतलब इनके लिए मना था मान के चलिए, है ना। या हत्या जो है ब्राह्मणों का ये बड़ा अपराध था, तो उनको मांस खाना, सूरापान मतलब शराब वगैरह का सेवन। अन्य वर्गों में देखें तो दस्तकार, कृषि कर्म, एनियर किसको बोला जाता था? तो शिकार करने वाले लोगों को एनियर बोला जाता था। और तो ये चीज था। और संगम जीवन और प्रणय विवाह और कई चीजों, एक पक्षी होता था। 8 प्रकार के यहाँ देव माने जाते थे, मतलब इसमें जो भी गंधर्व है, असुर, प्रजापति, आर्य, ब्रह्मदेव, ये सब। और संगम जीवन, कला और संस्कृति के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ भी मुख्य खाद्यान्न चावल हुआ था, दूध में मिलाकर सांभर या खीर जिसको बोलते हैं। मनोरंजन क्या होता था? नर्तकियों का गायक, नाच, स्त्रियों की शिक्षा कवित्रों में वर्णित था। शुभ पक्षी किसे माने जाते थे? कीचे, अतिथियों की सूचना, नाविकों को दिशा देना, ये सबके लिए इनका उपयोग किया जाता था। और साथ में और प्रमुख है बंदरगाह। पांड्य था सबसे प्रमुख बंदरगाह। और मोती रत्न का प्रमुख ये स्थल था। कोरोमंडल तट नीचे है, हम लोग जानते हैं, रोम के साथ व्यापार यही से हुआ करता था। और कुछ चीजें, समाधि पर पत्थर गाड़ने का काम यही पर था, प्रस्तर। तो ये चीजें था। और धर्म और देवता के बारे में हम लोग देखें तो प्राचीन तमिल देवता मुरुगन को माना जाता था। मुरुगन इनका देवता हुआ करता था। शिव पार्वती का पुत्र या कुमार का अर्थ जानते, शिव पार्वती का पुत्र गणेश या कार्तिकेय। और प्रतीक इनका मुर्गा, पर्वत पर कीड़ा, अस्त्र, वर्धा, ऐसे कई प्रकार से काम था। वर्ण और सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। पवित्र और जादू शक्ति अनकू था, ऐसे करके। तो ये इस प्रकार से प्रमुख रूप से संगम साहित्य में पवित्र में विश्वास जताया गया था। तो ऐसे करके हमारा ये संगम साहित्य खत्म होता है। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं। आगे हम लोग फिर गुप्त वन से शुरू करेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।